देखो रूरल डेवलपमेंट क्या है? गांवों का विकास। देखो गांवों का मतलब सीधा सीधा है कि गांवों का मतलब एग्रीकल्चर है। जहाँ पे रूरल आ गया वहाँ पे गांव आ गया, ठीक है। और देखो एग्रीकल्चर का विकास करना, ठीक है। एग्रीकल्चर का विकास करना ही तो है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो रूरल डेवलपमेंट के अंदर में देखो जो अपना एलपीजी पॉलिसी थी ना, एलपीजी पॉलिसी थी, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, सर्विस सेक्टर की ओर ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। 1991 में जो आई थी उसके अंदर में एग्रीकल्चर को छोड़ दिया गया था पीछे। एग्रीकल्चर को अब क्या है, बढ़ावा देना पड़ेगा ना। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होएगा तो कहाँ से आएगा माल, कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल, कहाँ से आएगा? बात ये है। रूरल डेवलपमेंट मीन्स एंड सिग्निफिकेंस। देखो रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सामाजिक और आर्थिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। देखो द एक्शन प्लान इज टू बी फोकस ऑन जो भी है ये लर्निंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस इन द रूरल एरियाज। देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है, इमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के, रूरल एरियाज को डेवलप करने के। द प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंजेस आर एज फॉलोज। देखो चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट मतलब गांवों के अंदर में क्रेडिट कैसे दिया जाए, है ना। और क्या चैलेंज है? देखो और क्या चैलेंज है? वो पंखा बंद करो। इसके बाद में आगे चलो चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग। इसके बाद में आगे चलो इमर्जिंग चैलेंजेस इंक्लूड द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, है ना। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कैसे की जाए? ऑर्गेनिक फार्मिंग, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। ये बताया हुआ है कि ये चीज़ों के बारे में बात होएगी, ठीक है। मीनिंग है ये रूरल डेवलपमेंट करनी है तो ये सब चीज़ें, क्रेडिट कैसे होगा और सब चीज़ें बात करते हैं। अभी देखो सबसे पहले देखो लिंगरिंग चैलेंज, देखो इमर्जिंग चैलेंजेस। देखो देयर आर सर्टेन लिंगरिंग इमर्जिंग चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखो टू प्रिंसिपल देखो चैलेंजेस आर रूरल क्रेडिट। एक तो गांवों के अंदर में क्रेडिट की फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी, है ना, क्योंकि जो कि बहुत ज़रूरी है। रूरल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। किसान बना तो लेते हैं, किसानों को बेचने का नहीं पता कि कैसे बेचा जाए। रूरल मार्केटिंग। टू प्रिंसिपल इमर्जिंग चैलेंजेस इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्टिव एक्टिविटी को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, है ना। ये भी चैलेंजेस है, बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये बुक का। It needs to be noted that these four challenges, two lingering and two emerging, देखो as notable above, are the core element of the action plan of the rural development. देखो द एक्शन प्लान इंक्लूड अदर एलिमेंट एज वेल एज, देखो डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मीन्स डेवलप करना, ताकि जो अपना किसान है वो मतलब अपनी फसल ले जाके दूसरे स्टेट में, शहर में बेच सके। देखो इसके बाद में क्या है, लिंकिंग रूरल एरियाज विद अर्बन एरियाज के साथ जोड़ना, है ना। इसके बाद में प्रोविज़न ऑफ पावर एनर्जीज वगैरह प्रॉपर मतलब गांवों के अंदर में अवेलेबल करवाना फॉर रूरल एरियाज। अच्छा परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, साधन देना सिंचाई के, है ना। अच्छा फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की फैसिलिटी देना, ताकि उनके ज़मीन की जांच हो सके और ज़मीन में जो पोषक तत्वों की कमी है वो डल सके, जो मिनरल्स वगैरह हैं और सारी चीज़ें विटामिन वगैरह है प्रॉपर डल सके, ताकि ज़मीन की जो मतलब फर्टिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ओनली ऑन द फोर कोर एलिमेंट्स। देखो अकॉर्डेंस विद द सिलेबस। देखो सिग्निफिकेंस, सबसे पहले क्या है, देखो सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी है, गांवों का विकास क्यों जरूरी है। द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इमर्ज फ्रॉम द फैक्ट दैट द बल्क आवर पॉपुलेशन, जो हमारा बल्क पॉपुलेशन है ना गांवों के अंदर में रहती है ना। अच्छा लोडेड विद देखो एब्जेक्ट पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के अंदर में जी रही है ना, लगभग जो गांवों की पॉपुलेशन है गरीबी के अंदर में जी रही है। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी वुड बी ए डिस्ट्रैक्ट इकोनॉमी अनलेस it is align with the growth and development of the rural areas। मतलब कहने का क्या है, बिना रूरल एरिया की डेवलपमेंट करे बिना सारा कुछ बेकार है करना, ठीक है। रूरल एरिया की डेवलपमेंट नहीं होगी इंडिया के अंदर में तो बेकार है सारा कुछ करना, क्योंकि लगभग लोग गांवों के अंदर में रहते हैं। अभी देखो द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 फोकस लार्जली ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड देखो
जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे ना, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर फोकस कर रहे थे, ठीक है। और क्या है इसके अंदर में, छेड़ा था क्या किसी ने? मोड तो चेंज नहीं हो रहा। देखो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, द देखो रिफॉर्म्स 1991 फोकस लार्जली ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। लार्जली जो है हमारे जो 1991 में रिफॉर्म्स आए थे वो सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इग्नोर किया जा रहा था। इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नाउ हियर इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1991, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं था। अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली देयर इज इमर्ज ए ह्यूज गल्फ बिटवीन द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है ना, एक सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, एक सेक्टर में हो ही नहीं रही। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। कहने का ये मतलब है, इसीलिए हमको क्या है, ये पढ़ना जरूरी है ये चैप्टर, ठीक है। अभी देखो चैलेंजेस क्या क्या है। देखो सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, रूरल क्रेडिट, जो तुम्हारे सिलेबस में है उसके ऊपर पहले ये बात कर रहे हैं। रूरल क्रेडिट सबसे पहला चैलेंज है। रूरल क्रेडिट मतलब गांवों के अंदर में सीधी सी बात है, ब्याज पे पैसे मिलना, है ना। देखो रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करवाना। क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज के अंदर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए एक क्रेडिट चीज़ है ना, जो लाइफ लाइन का काम करती है, सीधी सी बात है। अब मान लो क्या होता है, देखो 2 रीजन्स। देखो मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज जो है हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है, बहुत ही गरीब है और उनके पास में मार्जिनल मतलब ज़मीन है, कुछ ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, देखो दे कंपाउंड द नीड फॉर क्रेडिट टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स वगैरह। इनके पास बहुत कम बचता है, मतलब पैसा री इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। फर्टिलाइजर्स वगैरह और सारी चीज़ें। देखो अब ज़मीन है, इस पर तुम बीज बो रहे हो, उस टाइम पैसा चाहिएगा, 4 महीने बाद कटाई पे पैसा चाहिएगा, और उस टाइम तुम्हारे पास जाके पैसा आएगा। बीच का तो सारा टाइम बच गया जिसमें ये बेचारे अपना काम चलाएंगे, वो बीच का टाइम कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे ये, अगर इनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो ये बीच का टाइम कैसे सर्वाइव करेंगे। देखो इसके बाद में आगे चलो, द जनरेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज क्वाइट लॉन्ग होता है टाइम पीरियड, 3-4 महीने। 3-4 महीने। अब दुकानदार तो क्या है, रोज बेचता, रोज खरीदता है चीज़ें, उसके पास तो प्रॉफिट अर्न हो जाता है। अब किसान तो जब पहले बनाएगा, फिर उसको काटेगा, फिर उसको मार्केट में लेके जाएगा, फिर उसको बेचेगा, फिर कुछ रिवेन्यू मिलेगा 4 महीने बाद। अब बिना रिवेन्यू के करेगा क्या किसान, बात ये है। तो उसको बेचारे को बीच में लोन की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र भी होते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ भी छिड़कनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जब जाके अपने फूड बनता है। समझा ही नहीं आई? तो ये बात है, तो ज़रूरी है ये। अभी देखो क्रेडिट नीड ऑफ टिपिकल इंडियन फार्मर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। क्रेडिट नीड देखो, एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड पड़ती है। शॉर्ट टर्म नीड 1 साल तक के लोन को बोलते हैं। छोटी मोटी नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, है ना, छोटी मोटी और नीड्स को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसानों द्वारा लिया जाता है। 6 से 12 महीने का होता है, ठीक है। 6 to 12 मंथ का क्रेडिट पीरियड टाइम होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है इनको, मान लो, है ना, ये सब चीज़ें। मीडियम टर्म जो लोन होता है 12 महीने से लेके 5 साल तक का होता है, 5 ईयर तक का होता है, ठीक है। और मीडियम टर्म लोन के अंदर में क्या है, ये देखो किस चीज़ पे करते हैं ये, देखो वेल्स बनाने, कुएं बनाने हैं, है ना, ठीक है। और मान लो कोई छोटा मोटा टूल्स वगैरह खरीदने हैं, है ना, ट्रैक्टर खरीदने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करवानी है, उसलिए लोन ले लेते हैं 5 साल तक का, ठीक है। और आगे चलो, लॉन्ग टर्म लोन होता है 5 साल से लेके 20 साल तक का होता है, किस्तें चलती है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। इसके अंदर में क्या, जैसे मान लो ज़मीन खरीदनी है, लैंड की डेवलपमेंट करवानी है, फिक्स डेवलपमेंट। मान लो मशरूम का प्लांट लगाना है, ये खेत है पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर में प्लांट लगाना है मशरूम का। इसके अंदर में पूरा सेटअप करना पड़ेगा, है ना, ट्रे लगानी पड़ेगी, बिछानी पड़ेगी पूरी की पूरी 1 किले में। 1 किला छोटा मोटा थोड़ी होता है,
ठीक है, 3500 गज जगह होती है लगभग, ठीक है। अब उसके अंदर में मशरूम की ट्रे बिछानी पड़ेगी पूरी की पूरी, बाड़ लगानी पड़ेगी, प्रॉपर सारा काम करना पड़ेगा, जब जाके वो होएगा। उसके अंदर में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मशरूम बन सके, सही है। तो बहुत खर्चा लग रहा है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट ले लेते हैं किसान, मान लो 4 किल्ले ज़मीन है, 4 किल्ले पे अपने को सेटअप तैयार करने हैं, 2 करोड़ रुपए लगेंगे, तो कर सकते हैं ना किसान ऐसा। समझ आया नहीं आया ये? इसके बाद में आगे चलो, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। देखो सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट 2 हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में क्या है, जैसे बैंक्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, और कौन आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई 1912 के अंदर में जो बनी थी, क्रेडिट किसान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं होती, क्रेडिट सोसाइटीज़, ये आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल में। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आ जाते हैं? मनी लेंडर नहीं होते, मनी लेंडर हो गए, है ना, और वो अपने जमींदार हो गए, है ना, बड़े जमींदार हो गए, है ना, ट्रेडर्स हो गए, जैसे खरीद बेच का काम नहीं करते जो मंडियों में, वो भी ब्याज पे पैसे देते हैं, है ना। लैंडलॉर्ड्स हो गए, जो लैंडलॉर्ड्स हैं मतलब जमींदार, ठीक है। मनी लेंडर्स जो काम यही करते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे इसके अंदर में, समझ आया? ये छेड़ा मत करो भाई यार ऐसी। अभी देखो आगे, ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर वर मीट थ्रू देयर सोर्सेज। भाई ये सोर्सेज से क्या है, कहने का क्या मतलब है, क्रेडिट आ रहा था। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, बैंकों के थ्रू ना लेना, ठीक है। ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स वर मीट थ्रू देयर दिस रिसोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 93%, 93% क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज चल रहे थे, ठीक है, ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द फार्मर इन बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान। जब 5 ईयर प्लान बिगिनिंग हुआ था ना, 93% लोग जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे डिपेंड थे गांवों के, क्योंकि कागजी कार्रवाई बहुत करनी पड़ती थी बैंकों के अंदर में। बैंक के अंदर में बैंक वाले चक्कर कटा कटा के मार देते थे, गरीब किसान होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, बात ये कैसे लोन लेगा, बात ये। इसीलिए क्या करते थे वो, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे मतलब फोकस करते थे कि भाई सीधा लोन मिल जाएगा, कोई सिरदर्दी नहीं है, ठीक है, सीधा लोन लेने का तरीका है यहाँ पे। अभी देखो इसके बाद में क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, देखो गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाएगी, और कॉमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी सुना होगा, आरआरबी की रिक्रूटमेंट भी निकलती है ना। ये सारे क्या इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जब बैंक्स खुले थे ना, बैंक्स और वगैरह, तो 7% लोग ही बैंकिंग सेक्टर पे भरोसा करते थे। किसान लोग जो है 7% ही क्रेडिट लेते थे बैंकिंग से फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर में। बट प्रेजेंटली देयर शेयर हैज़ बीन इंक्रीज टू 66%, 66% हो गया ये। आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट्स देखो कंट्रीब्यूटरी नियरली 15% एंड कॉमर्शियल बैंक्स अबाउट 75% कंट्रीब्यूशन कर रहा है आज की डेट में, ठीक है। 15% कौन कर रहा है कंट्रीब्यूशन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। 15% कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज मतलब क्या है, इनका योगदान है, और 75% बैंकों का योगदान है आज, ठीक है। देखो अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन इन द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, ठीक है। ये रीजनल रूरल बैंक कौन से होते थे, जो पिछड़े हुए इलाकों के अंदर में, बैकवर्ड एरियाज के अंदर में अपनी ब्रांचेस खोलते थे, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है ये, है ना। तो आरआरबी ये होते थे। अभी देखो द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैव इमर्ज एज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग क्रेडिट सपोर्ट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ये क्रेडिट सपोर्ट देते थे बैकवर्ड एरियाज के अंदर में, ये भी जरूरतें पूरी करते थे। देखो फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया। इंस्टीट्यूशनल ये सबसे मेन इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जो जिनकी अभी बात करेंगे, ठीक है। मतलब जो क्रेडिट में इनका मेन योगदान रहा गांवों के अंदर में। सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बोल दो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दो, एक ही बात है। 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, 1912 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। लगभग ये 16 से 17% जरूरतों को पूरा कर रहा है आज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है ना हमारे गांवों के अंदर में। जो किसानों को लोन की जरूरत पड़ती है 16 से 17% जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, ये आज की डेट की बात है। 1912 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ये,
इसके अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे किसान मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। सारे लोग किस्त जमा करवाते हैं, थोड़ी थोड़ी है ना, पैसे जमा हो जाते हैं और फिर वो बल्क में लोन देने के काम आते हैं। अब किसी को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाए ना, वो यहाँ से लोन ले सकता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। समझाया नहीं आया? और गवर्नमेंट इसका सपोर्ट भी करती है, गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डालती है इसके अंदर में, ताकि लोग जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में एंटर कर सके। देखो करंटली कोऑपरेटिव देखो अकाउंट्स ऑफ 16 to 17% ऑफ द रूरल क्रेडिट फ्लो। देखो दिस सोसाइटी आर टू बी इंश्योर टाइमली एंड देखो रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फार्मर। फार्मर को आसानी से जल्दी लोन मिल जाता है। एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर को एलिमिनेट किया गया है यहाँ पे। जो मनी लेंडर थे ना, जो बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते थे किसानों से, उनको एलिमिनेट कर दिया। सेपरेट क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। सारे रीजन्स में क्या है, फैसिलिटी फैलाई गई क्रेडिट की। देखो प्रोविजन ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन एरियाज कवर बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए डेवलपमेंट्स के और सारी चीज़ों के। मतलब क्या है, ये स्पेशल प्रोग्राम भी चलाते थे डेवलप करने के सारी चीज़ों को। एक सबसे बड़ा नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई ने भी रूरल क्रेडिट में बहुत ज़्यादा काम किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है आज की डेट में, ठीक है। इस में बाजेगी 7, 8, 10 ब्रांचें तो एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ा बैंक है ये देश का फिलहाल। देखो ये नेशनलाइज बैंक खुला था देखो 1955 के अंदर खुला था। 1955 के अंदर में ये किस मकसद से खुला था, किसानों के विकास के लिए खुला था। किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने खोला था इसको। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट देखो रूरल क्रेडिट नीड कुड नॉट बी मीट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कहने का क्या है, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी पूरे देश के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम एसबीआई भी खोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण उस टाइम हुआ था, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, सोसाइटी अलोन, ये मतलब सोसाइटी अकेली विकास नहीं कर सकती। देखो दैट कॉमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बोला कॉमर्शियल बैंकिंग का होना जरूरी है। बिना बैंक के होए अपने देश के अंदर में हर किसान जो है क्रेडिट नहीं पा सकता। देखो दिस प्रोएम्प्टेड नेशनलाइजेशन, इस बैंक को नेशनलाइजेशन मिली 1969 के अंदर में। 1969 के अंदर नेशनलाइज हो गया ये एसबीआई। देखो नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक थ्रू देयर ब्रांचेज एक्सपेंशन प्रोग्राम, ताकि ये मतलब इसको नेशनलाइजेशन जिसको मिल जाती है बैंक को, वो अपनी ब्रांचेस खोल सकता है ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। तो इसको क्या है, नेशनलाइजेशन मिल गई और ये पूरे देश के अंदर में ब्रांचेस खोलने लायक हो गया। देखो वर डायरेक्टेड टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्मर। फार्मर को डायरेक्टली क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा था और इनडायरेक्टली सपोर्ट जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कर रहा था, क्योंकि ये भी किसानों के कल्याण के लिए ही खड़ी थी। सही है, इनडायरेक्ट सपोर्ट क्रेडिट सोसाइटीज को भी था। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, तीसरा बड़ा नाम आता है आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स देखो आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक क्या करते थे, बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर नहीं पहुंच पाता था ना, वहाँ पे आरआरबी की ब्रांचें खोली जाती थी गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक वर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। दिस बैंक्स ऑपरेट्स एट अ डायरेक्ट लेवल एंड आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स of the workers section of the rural population। रूरल पॉपुलेशन देखो वो जो वहाँ के बैकवर्ड लोग थे ना, उनको भी तो लोन चाहिए, उनको भी फैसिलिटी चाहिए। तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन लेती थी गवर्नमेंट वहाँ पे डायरेक्ट आरआरबी की ब्रांच खोलती थी और वहाँ पे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोन दिए जाते थे। और चौथा सबसे बड़ा नाम नाबार्ड बैंक आता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। जैसे आरबीआई है ना हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स के लिए, किसानों के लिए नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है उन बैंक्स वगैरह पे कंट्रोल रखता है जो एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं। समझाया नहीं आया? देखो इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसीज प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। ये रूरल क्रेडिट की फील्ड में काम करता है। और जो आरबीआई है वो क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक्स की फील्ड में काम करता है एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट वाज सेटअप इन 1982 के अंदर में सेटअप हुआ था। ये भी एक आरबीआई की ब्रांच ही है, ठीक है। आरबीआई बहुत विस्तृत है, ठीक है। तो ये बात है। अभी देखो इसके फंक्शंस क्या है, टू सर्व एन अपेक्स फंडिंग एजेंसीज फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उनको फंडिंग करना, जैसे
आरआरबी है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, उनको फंडिंग करना इनका काम है। और क्या देखो, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को आसान बनाना है ना। द बैंक्स वाज टू फोकस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, मतलब जो डूब चुके हैं ना क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, किसानों को लोन दे दे के उनको रिस्ट्रक्चर करना, उनको रिहेबिलिट करना, दोबारा से उनको उसी कंडीशन पे लाना है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना उनके पर्सनल्स को और सब चीज़ें करना नाबार्ड का काम था। टू देखो कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेन लिसन विद गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती थी ना इसके अंदर में, सारी चीज़ें गवर्नमेंट, आरबीआई और सब लोग मिलके ही करते थे। नाबार्ड बैंक गवर्नमेंट द्वारा ही तो किया गया है, आरबीआई द्वारा तो चल रहे हैं। टू अंडरटेक मॉनिटराइजिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिफाइनेंसिंग बाय इट, जो रिफाइनेंसिंग वगैरह किए जाते थे प्रोजेक्ट इनके द्वारा मोनेटराइज किए जाते थे ना, सारी की सारी चीज़ें इनका काम था ये। आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट, आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट क्या संबंध है? देखो आरबीआई एक मेन अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, देखा जाए तो आरबीआई ने बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के अंदर में, रूरल क्रेडिट के लिए। इफ़ द रूरल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया हैज़ एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट size and significance, it is essentially due to the key role play by RBI, ठीक है। देखो since it being 1935 the RBI, Reserve Bank of India, has been playing an important role in the providing credit to agriculturists and strengthening credit institution, primarily cooperative credit societies and land development bank in particular, मतलब किस लिए? देखो लैंड डेवलपमेंट्स के लिए, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करने वाला कौन था? आरबीआई तो था, और कौन था? देखो इट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देने का प्रोत्साहन दिया किसानों को। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करने वाला आरबीआई था। देखो एक्सपेंशन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विनिंग ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के अंदर में लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन फंड्स वगैरह एक्सपेंड करने वाला आरबीआई था, है ना। प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू ब्रिंग अबाउट स्टेट पार्टनरशिप, देखो इन कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप करवाने वाला कौन था? आरबीआई था, है ना। देखो ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने वाला कौन था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आरबीआई था, है ना। कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट सर्वे टू डिटरमाइन द कवरेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड बाई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, सर्वे करवाने का काम किसने करवाया? आरबीआई ने करवाया, देखने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ तक क्रेडिट पहुँच चुका है, ठीक है। लोन्स वगैरह की किसी को आज भी मतलब ज़रूरत है क्या? आज भी हेल्पलेस है क्या लोग? देखो हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम, बैंक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम किए गए टू प्रोवाइड चीपर रेमिटेंस फैसिलिटी टू फॉर बैंक ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज के अंदर में बैंक ब्रांचेस काम कर रही है उनको चीपर वे पे लोन प्रोवाइड किए गए। आगे चलो, ये आरबीआई ने काम किए थे, आरबीआई के रोल थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आ जाती है अब, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन, या फिर माइक्रो क्रेडिट बोल दो। माइक्रो क्रेडिट के अंदर में क्या आएगा? देखो ये सारे के सारे एमसीक्यू कवर होंगे, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, समझ आई? एमसीक्यू कवर होंगे, एक एक बात का पता होना चाहिए, अंदर तक उसको पता होएगा जिसको अंदर तक नॉलेज होगी, सारा पढ़ा होगा एक एक, समझ आई नहीं आई? तो ये बात है। अब देखो आगे, माइक्रो क्रेडिट मीन्स गिविंग स्मॉल लोन टू इंडिविजुअल इनेबलिंग देम टू बिकम्स सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब ये उनको लोन देते थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे। ये क्या करते थे? एक ग्रुप बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी करती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने का कारण था मतलब क्या, लोन्स वगैरह मिल पाएंगे। इसमें क्या था, छोटे छोटे बंदे मिलके है ना एक ग्रुप बना लेते थे, SHG, ठीक है। और इसके अंदर में थोड़ी कमेटी टाइप नहीं होता, थोड़ी थोड़ी किस्तें जमा करवा दी, किस्तें करवा रहे और वहाँ पे बल्क में पैसा इकट्ठा हो गया। अब किसी को लोन चाहिए ना, बिना गारंटी का लोन आसानी से मिल जाता है। कमेटी टाइप कह दो इसको, SHG कमेटी बोल सकते हो तुम इसको। देखो इसके अंदर में क्या है, कमेटी डलवाते हैं लोग ताकि अब टाइम पे लोन चाहिए तो लोन मिल जाए,
ठीक है, तो ये बात है। सेल्फ एम्प्लॉयड बाय एस्टेब्लिशिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम वर स्टार्टेड टू हेल्प पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर में खोले गए थे। आर नॉट कवर्ड बाय एनी बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम में नहीं आते। दस माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म। देखो दिस प्रोग्राम आर बिकमिंग पॉपुलर अमोंग स्मॉल बोरोवर्स, स्मॉल बोरोवर्स के बीच में पॉपुलर था। छोटी छोटी बोरोइंग्स वगैरह 50-60 हज़ार का लोन लेना और सब करना है ना। देखो ओवनिंग टू देयर इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद में ये लोन प्रोवाइड करने का काम कर देते थे। देखो इन इंडिया वन सच माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG प्रमोट थ्रिफ्ट सेविंग हैबिट। इन्होंने क्या किया, सेविंग हैबिट को सुधारा, लोगों को सेव करना सिखाया। पैसे आप करें 200 रुपये भी महीने के जमा करवा रहे हो ना, आपके पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। बात ये है, सेविंग हैबिट को सुधारा लोगों की, ठीक है ना। अच्छा को अमोंग रूरल हाउस होल्ड स्मॉल सेविंग आर मोबिलाइज बाय SHG। जो स्मॉल सेविंग थी ना लोगों की, उन्होंने मोबिलाइज किया SHG ने। एंड ऑफर देखो एज अ क्रेडिट टू इट्स डिफरेंट मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स को क्या क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की उन्हीं पैसों से, ठीक है। मतलब 200 300 रुपये जमा किए, उन्हीं से पैसों से क्या किया, लोन्स प्रोवाइड कर दिए, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, ठीक है, उनकी नीड के अनुसार। देखो क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड एट मॉडरेट इंटरेस्ट रेट, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे और बिना सिक्योरिटी का लोन प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है। बाय मई 2019 नियरली 54 लाख वुमेन्स जो है जुड़ी हुई थी SHG के अंदर में, 54 लाख वुमेन्स, ठीक है, विद ऑलमोस्ट 54 लाख SHG थी, 54 लाख SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, 54 लाख, लगभग 6 करोड़ वुमेन्स जुड़ी हुई थी, 6 करोड़ वुमेन्स इन 54 लाख SHG, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा एज देखो मेंबर आर ऑपरेटिंग अक्रॉस डिफरेंट रूरल एरियाज में अबाउट 10 to 15,000 पर SHG एंड अनदर 2.5 लाख पर SHG एज ए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, CISF फंड बनाया गया इनके द्वारा 2.5 लाख तक का। मतलब वो नहीं था म्यूचुअल फंड टाइप, खरीद लो लगाओ इन्वेस्ट करो पैसे, तो उस तरह का एक फंड भी बनाया गया था ताकि ये और पैसे इकट्ठे करें और लोन्स दे सके सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस को। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड मान लो इसको थोड़ा मोटा काम करना है, खोलना है, तो इसको लोन दे दिया 50-60 हज़ार रुपये का, लाख रुपए का। इसको सिलाई की मशीन का वो दुकान खोलनी है इसको, तो इसको छोटा मोटा लोन दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। इसको मान लो कुछ बनना है, टेलर बनना है, कुछ भी करने का है, छोटा मोटा लोन, छोटी मोटी दुकान वगैरह खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। SHG खोले गए थे, सपोर्ट किया जा रहा था इनके द्वारा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये सारे डाटाज है ना, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें फंसाएंगे लोग ये, जब भी तो इस तरह के चैप्टर दिए। रूरल बैंकिंग एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन की जाएगी। देखो रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड ओवर टाइम के अनुसार बढ़ती गई। देखो द एक्सपेंशंस हैज़ बीन सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली देखो सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कॉमर्शियल बैंक्स 1969 के अंदर में कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। ध्यान रखना इस डेट को, नेशनलाइजेशन कब हुआ था कॉमर्शियल बैंक्स का, 1969 के अंदर में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं एक नंबर में, फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। 1969 में हुआ था, 5 में हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, सोचते रहना। इसके बाद में नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, देखो मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज। सोशल बैंकिंग की जरूरत थी, सोशल बैंकिंग आई, है ना, सोशल बैंकिंग आई कॉमर्शियल बैंक्स के आने से। इम्प्लाइंग प्रोविजंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट मोड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मोड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या है, आपा दे पाए लोन्स। देखो एस्टेब्लिश ऑफ नाबार्ड एज एन अपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड बैंक ने भी आया था, नाबार्ड बैंक ने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूमेंट देखो इंस्टीट्यूशंस engaged in rural credit program has made a substantial difference in the institutional of rural credit or rural financing have become much more organized than ever before। मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था उससे, आज उससे पहले जो था चल रहा था। देखो it is not deny the fact that institutional credit has gone a long way
इन देखो लिबर्टिंग द फार्मर फ्रॉम द डेप्ट ट्रैप से निकालने का काम किया गया ना, कर्जों से बाहर निकाला गया। बैंकिंग सेक्टर ने ही निकाला, सबसे पहले कोऑपरेटिव सेक्टर ने बाहर निकाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। उसके बाद में एसबीआई बैंक खुला, उसने निकाला, है ना। उसके बाद में नाबार्ड बैंक, ये आरबीआई, बहुत सारे लोगों ने मिलके किसानों को बाहर निकाला मनी लेंडर के ट्रैप से, है ना। महाजन वगैरह, मनी लेंडर वगैरह जो होते थे। देखो ऑल्सो इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज प्रमोट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल पाए तभी तो कॉमर्शियलाइजेशन हो पाया एग्रीकल्चर के अंदर में, नहीं तो पहले क्या है, सब्सटेंशियल सोर्स था एग्रीकल्चर। मनी मिली तभी कुछ हो पाया, उधार मिला तभी कुछ सोच पाए किसान, नहीं तो किसानों के पास ना पैसा होता था ना वो सोच पाते थे, इनपुट्स नहीं होते थे इतने ज़्यादा। बट देयर इज ए स्लिप साइड ऑल्सो, स्लिप साइड ऑल्सो, एक स्लिप साइड भी है। देखो deficiency of a rural banking system are equally gathering notable observations in this regard. देखो बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवर्टेबली बीइंग टाइड टू कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो पता क्या है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी देता था ना उस मतलब ये लिमिटेशंस है, लिमिटेशन है, ये 3-4 लिमिटेशन दी हुई है। जो कोलेटरल सिक्योरिटी देते थे ना, जो गिरवी रखवाते थे चीज, उनको तो लोन मिल जाता था, सच्चाई है ये बैंकों की, ठीक है। और जो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देते थे ना, उनको चक्कर ही बहुत कटवाते थे ये लोग, ठीक है। उनको लोन ही नहीं मिलता था, 5-7-10 हज़ार के लोन से कुछ नहीं होता, चक्कर कटवा के 5-7-10 हज़ार का लोन मिल रहा है, कुछ नहीं है। जिनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है उसको तो लोन मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा था। बिकॉज ऑफ विच ए लार्ज सेक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर आर ऑफन लेफ्ट आउट। छोटे छोटे फार्मर जो है लेफ्ट आउट हो गए, तो बोले हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, बात ही खत्म, उनका तो मैटर ही खत्म हो गया। अब जो बड़े जमींदार थे वो आगे लोन लेने के लिए, भाई हमको दो लोन, समझ आई, उनको लोन मिल रहा था, गरीब किसानों को तो लोन ही नहीं मिल रहा था। समझ आया नहीं आया? अब इसके बाद में आगे चलो, ओवनिंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। देखो द गवर्नमेंट हैज ऑफन शोज लैक्सिटी, मतलब कहने का लैक ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिक्टनेस। देखो इन द रिकवरी ऑफ लोन, पता क्या है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रही थी रिकवरी ऑफ लोन में। गवर्नमेंट ने लोन दिए, किसानों का लोन माफ, ठीक है। तो इलेक्शन आने वाले, किसानों का सारे लोन माफ कर दिए जाएंगे, गवर्नमेंट कर्जे में चली गई, ठीक है। अब फिर बाद में और ज़्यादा वो कर दिया कानून, जीएसटी टैक्स बढ़ा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, उन्हीं से पैसे निकालने हैं वापस, बात ही है। तो इससे बढ़िया क्या है, फ्री मत करते। गवर्नमेंट बहुत मतलब क्या है, लेजी बर्ताव कर रही है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है गवर्नमेंट के पास किसानों को के प्रति, ठीक है ना। तो मतलब लोन माफ़ कर दिए, कभी कुछ माफ़ कर दिया, आजकल बहुत फ़र्क है, ठीक है। देखो इसके बाद में क्या है, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फेल टू डेवलप ए कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब क्या सेविंग की आदत नहीं डाल पाए कमर्शियल बैंक। अब किसानों को ये लगता था कि भाई बैंक जो है ना लोन लेने का जुगाड़ है बस, है ना, जमा नहीं करवाते थे, वहाँ से निकलवाते थे पैसे, कर्जे में चले गए बैंक, है ना। अमोंग द फार्मिंग फैमिलीज, देखो मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट है, देखो हैज रिमेन्ड रेदर सबड्यूड, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, देखो सोशल बैंकिंग, देखो इन रूरल एरियाज हैज टेक्स हिट इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। सोशल बैंकिंग बहुत बड़ी थी। देखो इम्पैक्ट ऑफ डेप्ट on the farmer is generally becoming so huge that जो भी सुसाइडल डेथ आर राइज, सुसाइडल डेथ बढ़ती जा रही थी, किसानों के ऊपर डेप्ट ट्रैप बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आर राइजिंग फ्रॉम स्कोर्स टू सेंचुरीज, ठीक है। पीछे से जो चलता आ रहा था, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे आते थे ज़्यादा केसेस। अभी देखो इसके बाद में क्या है, दस एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज़ टेकन ए बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म्स, मतलब कहने का क्या है, रूरल बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह जो है ना बैक सीट पे बिठा दिए रिफॉर्म्स आने के बाद में। एग्रीकल्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1991 के अंदर में एलपीजी पॉलिसी के अंदर में एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड करना चाहिए था, एग्रीकल्चर को बैक सीट पे बिठा के बाकी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह सर्विस सेक्टर को आगे निकाला गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को होने से बैकवर्ड बता रहे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे निकाल दिया। टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन रिसेंट ईयर्स all the adult are encouraged to open bank account as a part of a scheme known as जन धन योजना। जन धन योजना के तहत खाते खोले गए थे, ठीक है। द अकाउंट होल्डर आर entitled to 1 to 2 lakh
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, उसके अंदर में 1 to 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज दी गई थी, जबकि गलत है, कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, एंड ओवर ड्राफ्टिंग फैसिलिटी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की तक की ओवर ड्राफ्टिंग फैसिलिटी भी दी गई थी जनधन खाते के अंदर में। देखो, ऑल्सो दे कैन गेट देयर वेजिज ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं होती, खातों में आने लगी, जनधन खाते ही होते हैं ये, ओल्ड एज पेंशन होगी, कोई वेजिज होगी सरकारी एम्प्लॉय की, एंड अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स वगैरह है गवर्नमेंट की, जैसे पीएफ वगैरह के पैसे है गवर्नमेंट भी तो जमा करवाती है, ट्रांसफर टू देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली, ताकि इकोनॉमी के अंदर में पैसा मोबिलाइज हो, इकोनॉमी के अंदर में पैसा बना रहे। फर्दर देयर इज नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस, मिनिमम बैंक बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं थी, जीरो बैलेंस पे भी आप खाता खोल सकते थे। दिस बैंक देखो लीड टू मोर देन 40 करोड़ न्यू अकाउंट्स, 40 करोड़ नए अकाउंट खोले गए जनधन खाते, 40 करोड़, और इसके अंदर में 1,40,000 करोड़ रुपए जमा हुए, 1,40,000 करोड़ रुपए जमा हुए। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर में किसी के 200 रुपये, किसी के 500 रुपये जमा है, किसी के 1000 जमा है, किसी के 1 लाख जमा है, इस तरीके से। इट इज़ हाई, देखो इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट कंसिडर रूरल बैंकिंग एज अ सोशल नीड फॉर प्रोडक्शन पर्पज rather than a activity to achieve political popularity, political popularity के लिए नहीं, सोशली ज़रूरत थी बैंकिंग सेक्टर की। अभी देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन रूरल एरियाज, देखो किसान बना तो लेता था फसल, बात ये है अब किसान का क्या था, अब किसान बेचे कैसे वो फसल को, प्रॉब्लम ये है। अब किसान को बेचारे को मार्केट भी तो चाहिए, किसान ने फसल बना ली, अब उसको बेचारे को मार्केट का नहीं पता, अब वो मनी लेंडर के हाथ में फंस जाता था, मनी लेंडर और ये जो बिचौलिए होते थे ना, उनके हाथों में फंस जाता था, उनको बेचनी पड़ती थी फसल कम दामों पे, मार्केट अवेलेबल ना होने के कारण। बात ये है, देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखो इज रूरल एरिया, देखो इन रूरल एरिया आफ्टर हार्वेस्ट करने के बाद में द फार्मर नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म। ठीक है, प्रोसेस इट ग्रेड, देखो जैसे मार्केटिंग का काम क्या, ग्रेडिंग करना, ठीक है, पैकिंग करना, स्टोर करना, बिफोर इट्स इज फाइनली ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सेल। मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे करेगा एक गरीब किसान, पैकिंग वगैरह करवाना, ग्रेडिंग करना, ए ग्रेड का माल है, ये बी ग्रेड का माल है, ये सी ग्रेड का माल है ना, दानों के हिसाब से होता है। जैसे दाने जो है ना वो छांटे जाते हैं अलग से मशीनों से, हैं, हाँ, जैसे चावल है, ग्रेड होते हैं चावल के, 30 रुपये किलो से लेके 400 रुपये किलो तक का चावल है मार्केट में, है ना, ग्रेडिंग होती है भाई, खेत में तो उसी में उगते हैं, ग्रेडिंग होती है। अब चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती के जो सबसे ऊपर के पत्ते होते हैं ग्रीन टी बोल देते हैं उसको, जितने जितने वो नीचे जाते जाएंगे ना, नीचे जाते जाएंगे उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। वो जो चाय पत्ती के दाने होते हैं ना, वो सबसे ज़मीन में बिखरे हुए होते हैं ना, वो छने हुए होते हैं, वो होते हैं चाय पत्ती जो हम पीते हैं, वो जो दाने होते हैं चाय पत्ती के। और वो जो सबसे ऊपर पत्ते होते हैं वो सबसे महंगे बिकते हैं, ऊपर ब्लेड से काटे जाते हैं, वो ब्लेड से साफ करके टोकरी में निकाले जाते हैं, सबसे महंगी बिकती है ग्रीन टी। थोड़े से पत्ते 200-250 रुपये का डब्बा आता है। ठीक है, देखो अभी देखो इसके, और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है वो। देखो द एग्रीकल्चर, देखो मार्केटिंग में बी डिफाइंड एज, देखो प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्ड, देखो गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, गैदर करना, इकट्ठा करना, है ना, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, लाइक भाई मार्केटिंग एक्टिविटी क्या क्या करती है, देखो कंज्यूमर के हाथ में तक पहुंचाने का काम जो है मार्केटिंग का होता है। प्रोड्यूसर ने बना दिया, फार्मर ने बना दिया, उसके बाद सारा काम मार्केटिंग का है। गैदर करना, प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, है ना, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, लाइक सेपरेटिंग द स्ट्रोफ्स फ्रॉम द ग्रेन, मतलब कूड़ा निकालना उसमें, ग्रेन में से, अनाज में से, है ना, ग्रेडिंग करना क्वालिटी वाइज, ठीक है, पैकिंग करना, मार्केटिंग का काम है, स्टोरेज करना फॉर फ्यूचर सेल, है ना, सेलिंग द प्रोड्यूस विद ल्यूक्रेटिव प्राइस पे माल बेचना, मार्केटिंग का काम है सारा का सारा। अब ये किसान कैसे करे मार्केटिंग, बात ये है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या मदद की, देखो ब्रीफली एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है,
एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रेफर्स द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल। अब यूँ थोड़ी है सीधा किसान आया ट्रैक्टर भर के अपना लिया आया, चलो जी जयराम जी की बेच दिया। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज प्रोसेसिंग विच हेल्प हिम गेटिंग बेस्ट प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस। बेस्ट प्राइस तो तभी मिल पाएंगे ना जब अपनी चीज़ को बढ़िया से दिखाओगे, बात ये है। देखो अमोंग अदर दिस प्रोसेस इंक्लूड ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रॉपर पैकेजिंग होएगी, है ना। एक तो खुले चावल हो, एक प्रॉपर पैकिंग हो के हो, फर्क पड़ता है। एक आटा हो खुला, एक वो आशीर्वाद आटा बना के बेचा जाए, फर्क पड़ता है पैकिंग का, ग्रेडिंग का, लेबलिंग का। वही चीज़ 10 रुपये किलो वाली 40 रुपये किलो बिकती है, समझ आई। पैकिंग का, ग्रेडिंग का, स्टोरेज क्यों की जाती है? फ्यूचर सेल के लिए। अगर ल्यूक्रेटिव प्राइस हो जाएंगे फ्यूचर में तो बेचा जाएगा, बात ये अच्छे प्राइस पे बेचने के लिए। देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर। मनी लेंडर के कंट्रोल में थी पहले मार्केट, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेप्ट, सारी की सारी फसल खींच लेते थे इनसे, ठीक है। अभी देखो द फार्मर ऑफन मेड ए डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस। दिस होल्डिंग कैपेसिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो। होल्डिंग कैपेसिटी जीरो हो जाती थी फार्मर के पास में। देखो हैविंग टेकन लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर से लोन लेते थे ये, हु हैपेंड टू बी ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट होते थे ये सारे के सारे। देखो द फार्मर वर ओब्लाइज्ड टू सेल देयर क्रॉप टू देम, क्योंकि उनको इमीडिएट पैसा चाहिए होता था। बोला भाई पैसा चाहिए, आज की डेट में पैसे चाहिए। अब बोले भाई हमारे पास फसल है देने के लिए, ये ले लो। वो चाहते ही फसल थे कि फसल दे दे अगला सस्ते में, बात ही है। ऑफन इट इम्प्लाइज ए लो प्राइस बिसाइड्स देखो ए सब्सटेंशियल लॉस ड्यू टू फॉल्टी वेट करते थे ये, वेट भी कम लगाते थे। तो भाई इतनी है बात ख़त्म, सीधा देख के तो 1000 किलो थी होने को, बोला 400-700 किलो होगी, चलो डाल लो। तोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बात ही है, ठीक है। अब ये बात है। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स से भी मैनिपुलेट करते थे, क्यों? गरीब किसान थे। अब बोल दिया वो ब्याज का इतना है, अच्छा जी वो करके वो बेचारा गरीब किसान हाथ जोड़ता ही रह जाता था उनके सामने, समझ आई नहीं आई। तो ये बात है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी एंड कमीशंस वगैरह बहुत होते थे। कस्टमरी कमीशंस बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे ये कमीशंस वगैरह। फार्मर्स ऑल्सो लैक्स द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। किसानों को पता ही नहीं चलता था कि मार्केट का भाव क्या है, मंडी का भाव क्या है। DD1 पे किसान चैनल चलाया गया, इसीलिए स्पेशली किसान का भाव आने लग गया, रेट आने लग गए सारी फसलों के, ये भाव है। DD1 पे इसीलिए चलाया गया था। कारण क्या चलाने का? यही कारण है कि कई गरीब किसान हैं, कम से कम DD1 तो सारे देखते हैं, ठीक है। उस पर DD किसान नाम से एक चैनल भी आया था। उससे पहले किसान का तो पहले से ही चलाया जा रहा था कि ये फसल का ये भाव है, ये फसल का ये भाव है। वो क्यों बताते थे? ताकि किसान बेच पाए उस रेट में अपना माल जो है, ठीक है। अभी देखो प्रिवेलिंग इन द मार्केट विच फर्दर फोकस, देखो फोर्स्ड देम टू सेल देयर प्रोड्यूस एट ए लो प्राइस पे बेचना पड़ जाता था। फोर्स करते थे ये जो एजेंट है, मनी लेंडर है ना, ये महाजन वगैरह है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे दिए होते थे, बोला भाई बेचनी पड़ेगी फसल आज की आज में, नहीं तो पैसे दो, बात ये है, ठीक है। ऑल दीज देखो फैक्टर्स मेक्स इट इम्पोर्टेंट दैट स्टेट देखो इंटरवेंशंस इन द एग्रीकल्चर मार्केट्स टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर। मतलब जो प्राइवेट ट्रेडर है ना, उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। इसीलिए गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट को पार्टिसिपेशन करना जरूरी था, क्योंकि ये मनी लेंडर्स वगैरह, महाजन वगैरह है ना, ये ट्रेडर वगैरह, कमीशन एजेंट वगैरह बहुत फायदा उठा रहे थे, ठीक है। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस सेल का मतलब अंडरवेट बेचना। देखो डिस्ट्रेस सेल कमीशंस वगैरह बहुत खाना, कम मार्केट प्राइस पे बेच देना, ये चल रहा था। डिस्ट्रेस सेल चल रही थी हमारे देश में पहले। डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द फार्मर आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट नो मैटर हाउ लो द मार्केट प्राइस। वो खरीद लेते थे मनी लेंडर वगैरह और सब है, क्योंकि उन्होंने सिर पे डंडा रखा होता था कि हमारे ब्याज पे पैसे लिए डे तूने, बात ये है ना। देखो द कंपल्शन टू सेल अराइज बिकॉज द फार्मर नीड इमीडिएटली कैश टू पे ऑफ देयर डेप्ट। मतलब क्या इमीडिएटली पे करने के लिए बोल देते थे, बोला अभी पे करो, बात ही है। बोला अभी पे कहाँ से करूंगा जी, सीधी बात है, फसल पड़ी है वो ले जाओ, बात खत्म। देखो दे लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी और द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, उनके पास क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती थी।
या फिर स्टोर हाउस नहीं होते थे, या होते थे तो लो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो वो कहाँ स्टोरेज करें, तो इसीलिए भी मतलब बेचना पड़ जाता है। बोला चलो ठीक है जी, कहाँ सेव करके रखूँगा मैं भी, ले जाओ। 3-4 महीने की मेहनत वो 1 मिनट में लेके चला गया, ब्याज के नाम पे, रकम अभी भी बाकी है, ब्याज के नाम पे लेके चला गया। ठीक है, तो ये बात होती है। इसके बाद में आगे चलो, मेजर्स इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ने क्या मेजर इनिशिएटिव लिए टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। रेगुलेट मार्केट बनाई गई हर टाउन में, हर स्टेट में, मतलब क्या है, अनाज मंडी और सब्जी मंडी का निर्माण किया गया। मतलब जहाँ पे अब जो किसान जो है सब्जियां बना रहे हैं वो सब्जी मंडी के अंदर में अपनी सेल करके आ सकता है ना, और जो किसान जो है अपना अनाज वगैरह बना रहे हैं वो अनाज मंडी के अंदर में जाके सेल आउट करके आ सकता है। गवर्नमेंट द्वारा कमेटीज बनाई गई यहाँ पे, ताकि मतलब क्या है, प्रॉपर बिक सके माल। आड़ती वगैरह को दुकान अलॉट की गई यहाँ पे। ठीक है, एक लिक्विडेटिव प्राइस पे, करंट प्राइस पे मार्केट में माल बिक सके। ठीक है, एजेंटों के चक्कर में ना पड़ना पड़े किसान को, छोटे किसान को। देखो, रेगुलेटेड मार्केट हैज बीइंग एस्टेब्लिश वेयर सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस, देखो, इज मॉनिटर्ड बाय मार्केट कमेटीज, है ना, मार्केट में कमेटीज बनाई गई, कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो गवर्नमेंट के, फार्मर्स एंड ट्रेडर, फार्मर और ट्रेडर के। देखो, मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद ए स्ट्रिक्ट will on the use of proper scale and weight। प्रॉपर स्केल होता था, प्रॉपर वेट होता था, प्रॉपर पैमाना होता था नापने का किसी भी चीज़ को। अनाज मंडी में जाओगे प्रॉपर नापने का सिस्टम होता है। 100 किलो भाई, एक पूरा का पूरा ट्रक तुल रहा है, पहले खाली ट्रक तुलता है, पूरा वेट कांडा होता है बड़े वाला, ट्रक जाता है उसके ऊपर में, देखा होगा तुमने, नहीं देखा हो पता नहीं। ठीक है, फिर हाँ, उसके बाद में उसके ऊपर सारा का सारा जो भरा हुआ ट्रक है वो तुलता है। ठीक है, फिर वेट माइनस करके प्रॉपर वेटिंग होती है। यूँ नहीं है कि मैं भी देखा चलो कबाड़ी की तरह भाव लगा दिए इतना है, समझा, ये नहीं होता ना, बात ये है। ठीक है, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो होते थे इस मार्केट के अंदर में, प्रॉपर प्राइस, प्रॉपर वेट, प्रॉपर सारी चीज़, रेट भी। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। देखो, द मार्केट कमेटी एश्योर दैट फार्मर गेट अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, उसको अप्रोप्रिएट प्राइस मिले, है ना। देयर इज अ नीड टू डेवलप अबाउट 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट प्लेसेस टू, देखो, रिलीज द फुली पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केटिंग। मतलब 27,000 मार्केट्स, जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी वगैरह, 29 स्टेट है हमारे देश में, 27,000 मार्केट तो बहुत है यार एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बेचने के लिए, बात ये है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड क्या है, देखो, द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड रेगुलेटेड मार्केट यार्ड ऑन द आउट सर्किट ऑफ मोस्ट टाउन्स इन द कंट्री। भाई, मोस्ट टाउन्स में जो है यार्ड खोले गई है ना। द फार्मर्स कैन कम्स टू देयर यार्ड्स, दिस यार्ड्स फॉर फेयर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, है ना। दिस यार्ड ऑल्सो ऑफर स्टोरेज फैसिलिटी, यहाँ पे गोदाम भी अवेलेबल होते थे फॉर फ्यूचर सेल। किसान जो है अपनी फसल को अभी नहीं बेचना चाहता तो वहाँ पे गोदाम भी मिल जाते थे, भाई अपनी फसल यहाँ पे सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द फार्मर कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल होपिंग फॉर ए बेटर प्राइस। मतलब क्या है, एक प्राइस आने की मतलब मेरे को लगता है कि 20 दिन बाद प्राइस आ जाएंगे अच्छे, तो मैं क्या है अपनी फसल को स्टोर कर सकता हूँ। प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अवेलेबल करवाना था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, है ना, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो ग्रेडिंग में बदलती थी सारी चीज़ें, है ना, तो ये प्रोविज़न भी अवेलेबल होना जरूरी था। बात ये है, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक रोडवेज, रेलवे, देखो, इनेबल द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ लोकल ऑफरिंग ल्यूक्रेटिव प्राइस। मतलब कहने का क्या है, मैं अपना अगर मेरे पास ट्रेन वगैरह है, रोडवेज वगैरह है ना, तो मैं दूसरे शहर में जाके भी माल बेच सकता हूँ। किसान को पहली समस्या तो ये होती थी, हमारे ट्रैक्टर का इतना तो तेल ही बढ़ जाएगा दूसरे शहर में जाने में, 50 किलोमीटर जाओगा इतने में तो पूरी हो जाएगी, जितना प्रॉफिट मिलने वाला है उससे ज़्यादा लग जाएंगे। गवर्नमेंट ने फ्री में रेलवे प्रोवाइड करवा दी, बोले जाओ फ्री में बेच के आओ अपना, फसल के लिए कोई किराया नहीं था। ठीक है, रेलवेज के अंदर में देखो, स्टोरेज हेल्प द फार्मिंग टू सेल देयर प्रोड्यूस। भाई स्टोरेज ने क्या किया मदद, भाई फार्मिंग मतलब क्या है, सेल कर सकते थे फ्यूचर में, लिक्विडेटिव प्राइस पे बेच सकते थे। देखो, दिस इज नीड टू इंक्रीज स्टोरेज फैसिलिटी, गोडाउन्स एंड कोल्ड स्टोरेज।
कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज के सब्जी वगैरह के लिए, जैसे सेब वगैरह है, फ्रूट वगैरह है, संतरे वगैरह है, ये ख़राब हो जाते हैं ना, तो कोल्ड स्टोरेज से आती है ये सारी चीज़ें, खीरे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, मशरूम वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ख़राब हो जाती है टाइमली, तो कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटी करवाई गई ताकि किसान अपनी सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रख सके, ठीक है, और अनाज को स्टोरेज हाउस में रख सके। देखो, एज इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लेक ऑफ स्टोरेज। मतलब क्या, 10% वेस्ट हो रहे थे, किस वजह से हो रहे थे? स्टोरेज ना होने के कारण। 10% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट तो खराब होके जा रहा था। अभी देखो, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी क्या है? देखो ये देखो, द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। एज मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी फार्मर फाइंड्स देमसेल्फ बेटर बार्गेनर। देखो, कहने का क्या, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज भी बनाई गई। पता क्या है, कई किसान इकट्ठे होकर अपनी फसल इकट्ठी करके बेच के आओ, मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। बात ये है, 50 किसान हैं गाँव के अंदर में, 50 के बाद मान लो 60 मन अनाज है, मतलब एक मन में 40 किलो होते हैं, ठीक है, और मान लो 50 बंदे हैं, ऐसे गुणा करो, कितने हो गए? 3000 हो गए। 3000 मन अनाज हो गया तो ज़्यादा भाव मिलेगा, कंसीडर किया जाएगा ज़्यादा मंडी के अंदर में उसको, बंदे को, समझ आई? रेदर देन कि वो अकेला बेचारा 60 मन बेच के आ रहा है, किराया भी कम लगेगा देखा जाए तो, है ना, भाड़ा भी कम लगेगा, इकट्ठा करके माल बेच के आ रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ में ये होता था, इसलिए खोली गई है, ठीक है, मिलके आपस में करते थे ये काम, ठीक है। देखो, द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशंस ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। एज मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी फार्मर देखो फाइंड देमसेल्फ बेटर बार्गेनर इन द मार्केट, गेट बेटर प्राइस ऑफ दिस प्रोड्यूस थ्रू कोलेक्टिव सेल के कारण, ठीक है। अब देखो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या है? देखो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज, कोऑपरेटिव मतलब इकट्ठा मिलके करना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज भी बनती थी ना। अब देखो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव स्टेप्स इन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। देखो, मिल्क, जैसे एक गुजरात के अंदर में मिल्क कोऑपरेटिव्स के नाम से है, उन्होंने क्या है, व्हाइट क्रांति लाने के अंदर में काम किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने के लिए काम किया। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है, वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन होती है। व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध में आती है, गुजरात के अंदर में व्हाइट रिवॉल्यूशन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से आई थी। मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात आर ए ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रूरल इंडिया, ठीक है। These cooperatives have not only changed the social and economical fabrics of the economy of Gujarat, but also have played a key role in the bringing about white revolutions in the country. White revolution लाने का भी काम किया था, पूरे कंट्री में ही लाने का काम किया था, ठीक है। तो ये बात है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के कारण, ठीक है। कई दूध वाले लोग इकट्ठे हो गए, मतलब डेयरी फार्मर्स जो होते हैं इकट्ठे हो गए, अपनी कोलेक्टिव सेल्स करने लग गए, कोलेक्टिव प्रोडक्शन करने लगे, कोलेक्टिव सारी चीज़ें करने लगे, कोलेक्टिव मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की गई इनके द्वारा, ठीक है, और इनको रेट्स वगैरह भी अच्छे मिले, सारी चीज़ें हैं। देखो, हाउएवर ऑफ देखो लेट सम देखो किंग्स हैव इमर्ज इन द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। दिस आर पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स एंड देखो संक्स शॉर्ट कमिंग्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाती थी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में, झगड़े चलते रहते थे इनके आपस में, ठीक है, वही पूरे नहीं होते थे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सिस्टम नहीं बन पाता था पूरा। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अप्लाई किए? एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। पता है क्या होती है एमएसपी पॉलिसी का? मतलब ये होता है एमएसपी पे मतलब किसान को कम से कम इतना भाव तो मिलेगा फसल का, किसान को कम से कम इतना फसल का भाव तो मिलेगा, ज़्यादा मिले तो मार्केट में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना मिले कहीं भाव तो इतना भाव तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कम से कम। एमएसपी पॉलिसी का मतलब ये होता है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, जो है गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक इकट्ठे हुए, और बफर स्टॉक एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बफर स्टॉक ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है ना, गवर्नमेंट की संस्था है। बफर स्टॉक सारे इसके पास इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या किया, इस बफर स्टॉक का पीडीएस सिस्टम में भेज दिए। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब सस्ती राशन की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप्स नहीं होती,
उसमें मतलब जैसे पर पर्सन, जैसे बीपीएल फैमिली है, उनको 5 किलो अनाज है ना, 2 किलो चावल और 1 किलो पता नहीं कुछ ऐसे करके मिलता था, ठीक है लोगों को। डिपोज वगैरह होते हैं, देखे होंगे डिपोज वगैरह, सस्ते डिपोज वगैरह, उनके अंदर में क्या है, माल मिलता है ना ऐसे। देखो इसके बाद में क्या है, एमएसपी का मतलब समझ आ गया होगा। आगे चलो, आगे चलो, बफर स्टॉक एंड पीडीएस। बफर स्टॉक एंड पीडीएस देखो, एमएसपी परचेज फ्रॉम द फार्मर्स आर कीप्ड एज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक हुआ एमएसपी के थ्रू बाय द गवर्नमेंट। इन्होंने सीधा पता है किसानों का भी फायदा कर दिया और गरीब लोगों का भी फायदा कर दिया बफर स्टॉक की वजह से। दिस स्टॉक्स ऑफ ग्रेन आर यूज प्राइमरली फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस में यूज हुआ। बिसाइड्स देखो मीटिंग अर्जेंट नीड देखो ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो आउटपुट एंड स्कार्सिटी। और बाकी वहाँ पे भी यूज़ हुआ जहाँ पे लो प्रोडक्ट थे, लो प्रोड्यूस थे बहुत, मतलब जिस टाइम स्कार्सिटी पाई गई, जिस टाइम फसल नहीं हुई ना, उस टाइम भी ये बफर स्टॉक ने काम दिया, ठीक है। मेनली तो ये पीडीएस में यूज़ होता था, लेकिन जहाँ पर मतलब आउटपुट कम हुआ, इस साल फसल इतनी बढ़िया नहीं हुई, तो वो बफर स्टॉक काम आ जाते थे, सही है, यूँ के यूँ। तो ये बात है। आगे चलो, पीडीएस implies distribution of food grain and other essential like sugar and देखो किरोसिन्स। देखो पीडीएस सिस्टम में किरोसिन ऑयल देना, शुगर देना, है ना, वीट देना, चावल देना, ये सारी चीज़ें होती थी। एट फेयर प्राइजेस टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव एन ईजी एक्सेस टू देयर थिंग्स, ताकि उन सबको भी ये चीज़ें मिल पाए। हम सबको तो वैसे ही मिल रही है चीज़ें, लेकिन ये पुअर सेक्शन भी तो चाहता है कुछ ना कुछ, तो पुअर सेक्शन को इस तरीके से दी गई गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ें, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी की बात ही है। अभी देखो इतना ठीक है।